ज्ञानधारा यूट्यूब क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और हमने पहले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग स्टार्ट किया था, उसी के अंदर हम सबसे पहले हमने पढ़ा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, दूसरा हमने पढ़ रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज, संचारी रोग। और संचारी रोग में हमने पहले स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और खसरा, और अगला है मम्स, ये पढ़ रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि सब में अलग अलग प्रकार के हम तो सबसे पहले सबके देखने के रोग कारक कौन कौन सा, स्मॉल पॉक्स में कौन सा, चिकन पॉक्स में कौन सा, और मीजल्स में कौन सा, और ये मम्स में कौन सा। फिर इनके देखना कौन से एज ग्रुप को प्रभावित करता है, फिर ट्रांसमिशन कैसे फैलता है, फिर इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, सबके लक्षण अलग अलग देख सकते हैं। तो सभी का हम अलग अलग लक्षण है देखते हैं। और आज हम पढ़ते हैं मम्स। मम्स में क्या है, रोग कारक क्या होता है कि रूबेला वायरस की एक फैमिली होती है, रूबेला वायरस की एक फैमिली होती है, उसी फैमिली के एक वायरस है पैरामाइक्सो विरिड, तो इनके द्वारा फैलता है। रूबेला वायरस की जो फैमिली है उसके एक वायरस है पैरामाइक्सो विरिड वायरस है, उसके द्वारा ही क्या होता है, मम्स होता है। और ये सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको करता है, 5 से 9 साल के बच्चों में एज ग्रुप में सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। 5 से 9 साल के एज ग्रुप में सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। और ये फैलता कैसे है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। आपको बहुत बार बता चुके कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है। और उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड, वो भी आपको हम बता चुके हैं। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, वो होता है कि जब से वायरस बॉडी में प्रवेश करता है और वहां से लेकर के जब तक उनके लक्षण प्रकट होते हैं, उनके बीच के समय को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। वो 2 से 4 सप्ताह में पूछे तो 2 से 4 सप्ताह बोलना है। और यदि दिन में पूछे तो 40 to 18, 14 से 18 दिन इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं लक्षण क्या आते हैं, इनका क्लिनिकली फीचर्स क्या होते हैं लक्षण। इसमें क्या होता है, एक या दोनों पैरोटिड ग्लैंड में दर्द और सूजन हो जाती है। अब हम सबको सबसे पहले ये देखना है कि पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है। जो हम आप बता रहे हैं कि पैरोटिड ग्लैंड क्या होता है कि एक सलाइवरी ग्लैंड, हमारे मुंह के अंदर सलाइवा का सिक्रेशन होता है, जो हमारे पाचन में, भोजन के पाचन में हमारा क्यों हेल्प करता है। लार आती है ना, लार ग्रंथि आती है। लार ग्रंथि की 4 ग्रंथियां होती है, लार ग्रंथियां 4 होती है। उसमें से 2 तो होती है पैरोटिड ग्लैंड, जो कान के जस्ट नीचे इधर बॉर्डर पे होती है, 2 होती है पैरोटिड ग्लैंड, और एक होती है सब लिंगुअल ग्लैंड जो जीभ के नीचे की ओर, और एक आता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो मैंडिबल बोन होती है, हड्डी होती है उसके पास में। तो ये क्या होती है, टोटल 4 लार ग्रंथियां होती है। और लार ग्रंथियां क्या करती है कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर ये हेल्प करता है उसके पाचन में। और एक ये भी सवाल बनता है कि हमारी पाचन क्रिया कहां से शुरू होती है, तो हमारी पाचन क्रिया मुंह से शुरू हो जाती है। वो उसमें हेल्प कौन करता है, ये लार ग्रंथियां करती है, सलेवरी ग्लैंड्स। और सलेवरी ग्लैंड 4 होती है, 2 पैरोटिड ग्लैंड, एक सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये मम्स क्या होता है कि कौन सी ग्रंथियों को प्रभावित करता है, एक सवाल भी आएगा, कौन सी ग्रंथियों, पैरोटिड ग्लैंड बोल सकते हो या सलेवरी ग्लैंड्स को प्रभावित करता है। दूसरा ये क्या होता है, एक या दोनों कान के नीचे होती है, तो या तो एक को प्रभावित करता है या फिर दोनों को प्रभावित करता है, जिससे इसमें क्या होता है, दर्द भी हो जाता है और सूजन भी आ जाती है। और उसके साथ में सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर ग्लैंड वो भी साथ में प्रभावित होती है। और कान में दर्द होता है। अब कान में दर्द होता है क्योंकि वो जस्ट कान के नीचे पैरोटिड ग्लैंड होती है, वहां उसकी सूजन होगी और वहां दर्द होगा, तो थोड़ा कान में भी दर्द महसूस होगा। और मुंह खोलने के समय उसको दर्द महसूस होगा, यानी डिफिकल्टी होगा मुंह ओपन करने में। क्यों होगा, क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड की वजह से यहाँ से उनकी क्या सूजन और दर्द से ये जकड़ जाएगा, मतलब स्टिफनेस हो जाएगा। तो फिर इसमें क्या, मुंह खोलने में उसमें भी दर्द महसूस होगा। और अगला है उसके बुखार भी आएगा और सिर दर्द भी होगा। और उसके बाद में जो भी सूजन आई है वो 1 या 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। तो हमने अभी तक पढ़ा है कि मम्स के रोग कारक कौन है। मम्स के रोग कारक है रूबेला वायरस की फैमिली है पैरामाइक्सो विरिड, ये उसका वायरस होता है। और 5 से 9 साल तक ये
ज्यादा प्रभावित करता है। और फिर इसके अंदर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 4 सप्ताह, 14 से 18 दिन होता है। फिर हमने लक्षण पढ़े, लक्षण में पैरोटिड ग्लैंड को प्रभावित करता है और सबलिंगुअल को भी साथ में करता है, दर्द ये सब होता है। और हमने ये देखा यही चीज हम मीजल्स में जाते हैं, तो मीजल्स के अंदर इसके अंदर मोस्ट कॉमन लक्षण क्या आता है, कोपलिक स्पॉट, जो अपने नीचे वाले दाढ़ के सामने सफेद सफेद 2 धब्बे होते हैं, वो कोपलिक स्पॉट देखने को मिलते हैं। और वही चिकन पॉक्स में हम देखें तो उसमें क्या आएगा, केंद्रीय विभिमुख आएगा, जो क्या होता है सेंट्रीफिटल होता है। और वही उसमें चला जाए स्मॉल पॉक्स में तो सेंट्रीफ्यूगल होता है, जो केंद्रीय प्रसारक दाने होते हैं। तो इस प्रकार से सभी के अलग अलग लक्षण हैं, उनके आधार पर हम उनको पहचाना जा सकता है। और हम आगे बढ़ते हैं कि इनके ये लक्षण है और इनके बचाव क्या है। मम्स के अंदर बचाव क्या है, तो मम्स का बचाव है, मम्स का बचाव के लिए हमने कौन सी MMR वैक्सीन काम में ली जाती है। MMR वैक्सीन से 9 से 12 महीने बेस्ट डोज, सेकेंड डोज है जो कि 1624 महीने के अंदर देते हैं। वो हम इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में पूरा पढ़ा है और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर हमने पूरा अच्छी तरह से समझा कितना ml देना है और कौन सी साइड पे देना है। इस प्रकार से हमने ये समझ लिया। अगली डिजीज कंडीशन है वो है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का रोग कारक क्या है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। और कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और नेक्स्ट आता है एज ग्रुप, कौन सा एज ग्रुप, 1 से 5 साल तक के बच्चों में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, वो ये बैक्टीरिया इफेक्ट करता है। और तीसरा आता है ट्रांसमिशन, फैलता कैसे है, सब में ही रेस्पिरेटरी में सब में हम अपने ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलेंगे, सीखने से, खांसी से, साथ में जो छोटी बूंदें निकलती है उसके द्वारा ही होता है। अगला आता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जो एक बार शरीर में बैक्टीरिया प्रवेश करेगा और प्रवेश करने के बाद जो ये लक्षण आएंगे, इनके बीच की जो समय लगेगा उस समय को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। वो 2 से 6 दिन का समय होता है। और लक्षण क्या आएंगे, गले में खराश आएगा, थ्रोट आएगा, गले में निगलने में कठिनाई होगी, डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग आएगा। और एक कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थीरिया के द्वारा एक टॉक्सोइड छोड़ा जाता है बॉडी के अंदर, या एक विषाक्त पदार्थ है वो छोड़ा जाता है। उससे क्या होता है कि उससे आंखों की मांसपेशियां और तालू की, सॉफ्ट पैलेट तालू की जो मांसपेशी होती है उसका क्या हो जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है। अब पैरालाइसिस क्या होता है, पैरालाइसिस होता है उसमें जो नर्वस सिस्टम है वर्क करना बंद कर, काम करना बंद कर देता, तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देता है। किसी का जैसे एक हाथ है पैरालाइज हुआ है तो वो क्या करेगा, उसका तंत्रिका तंत्र वर्क नहीं करेगा। उसमें क्या होता है कि कोई भी चीज वो हाथ लगेंगे तो वो गर्म और ठंडी महसूस नहीं होगी। तो उसमें क्या होता है, वॉलंटरी मूवमेंट, अपने जो चाहते हैं वो मूवमेंट हम करवा नहीं सकते। तो वो क्या होता है, बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित होता है, बैक्टीरिया द्वारा छोड़ा जाता है विषाक्त पदार्थ बॉडी के अंदर, उसके द्वारा क्या आंखों और तालू की मांसपेशियों में पैरालाइसिस हो जाता है। इसका मेन लक्षण ये है। और फिर बचाव में डीपीटी, डीटी और ये पेंटावेलेंट। डीपीटी डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस, इनकी वैक्सीन 6 वीक में, 6 में, 10 वीक में और 14 वीक में, 14 वीक में अंदर ये 14 वीक में अंदर ये रहता है। और फिर इसकी बूस्टर डोज आती है 16 से 24 मंथ। फिर एक आती है सेकंड बूस्टर डोज 5 से 6 साल के अंदर ये लगते हैं। हमने ये इम्यूनाइजेशन में पढ़ा है। और इसके IM इंजेक्शन देते हैं, कितना लेते हैं, 0.5 ml लेते हैं, वो सभी चीजें हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो ये चीजें होती है इसके साथ में। अब हम क्या होता है, हमने अभी पढ़ा है आज कि मम्स पढ़ा है, तो अब इनमें बैक्टीरिया कौन कौन से है वो अलग अलग हमको याद करना पड़ता है। जैसे स्मॉल पॉक्स में वेरियोला है, चिकन पॉक्स में वेरिसोला जोस्टर है, और मीजल्स के अंदर पैरामाइक्सो वायरस है, और मम्स के अंदर पैरामाइक्सो विरिड, और ये इसमें आता है कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थीरिया। ये इनमें डिफरेंस आएगा। एज ग्रुप लगभग सबका 1 से 5 साल है, किसी में 5 से 9 साल है, वो ये आता है। फिर ट्रांसमिशन सबका सेम है, याद करने की जरूरत नहीं। रेस्पिरेटरी जो श्वसन तंत्र से संक्रमण होते हैं वो ड्रॉपलेट आएगा। प्रवेश पोर्टल, एंट्री ऑफ पोर्टल बोलते हैं, तो वो भी आप श्वसन तंत्र मानोगे। और नेक्स्ट आता है इंक्यूबेशन पीरियड, थोड़ा थोड़ा समय डिफरेंस है। जैसे स्मॉल पॉक्स में 7 से 17 है, तो चिकन पॉक्स 7 से 21 है। इस प्रकार से इसमें 2 से 6 है, और अलग अलग है। मीजल्स है, मम्स में कितना दिया है, वही 14 से 18 दिन है, तो इसके अनुसार होता है। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड सबका अलग अलग है, थोड़ा उसका स्पेसिफिक याद रखना है। और लक्षण सबके अलग अलग कॉमन है। जैसे हमने स्मॉल पॉक्स पढ़ा है तो उसके अंदर क्या आता है, सेंट्रीफ्यूगल आते हैं जो केंद्रीय प्रसारक होता है उसमें। और उसमें जैसे कि हमने समझा है कि फर्स्ट उसमें धब्बेदार दाने कैसे होते हैं, धब्बेदार होते हैं। फिर उसमें क्या होता है,
प्यूप्यूल आते हैं, फिर पुट्टिका आती है, फिर उसमें फुंसी बनता है, फुंसी के बाद में पपड़ी आता है। इस प्रकार से प्रोसेस चलता है स्मॉल पॉक्स में। वही हमने चिकन पॉक्स में पढ़ा, तो वो सभी प्रक्रिया एक साथ होती है, उसको बोलते हैं पाइलोमोर्फिज्म। ये लक्षण स्पेशल है, वो स्पेशल है, वही याद करना, वही क्वेश्चन आएगा। और ये दोनों पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि मीजल्स के अंदर हमने क्या देखा, मीजल्स कोपलिक स्पॉट देखा, जो फर्स्ट नीचे की दाढ़ है उसके सामने के सफेद धब्बे होते हैं, वो कोपलिक स्पॉट है, इसकी पहचान हो जाती है। फिर हमने पढ़ा मम्स में क्या होता है, सलेवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड आती है, लाल ग्रंथियां, उसमें सूजन और दर्द हो जाता है। फिर हम पढ़ रहे हैं डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया के अंदर क्या आएगा, ये अपने सॉफ्ट पैलेट और आंखों की मांसपेशियां क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। ये लक्षण है इनकी स्पेशल से आप याद रखो। फिर आएगा बचाव में क्या आएगा, ये सब में अलग अलग अपनी अपनी वैक्सीन आएगी, और उसकी वैक्सीनेशन हमने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में पूरा पढ़ा है, ये डीपीटी का है। तो ये चीज हमने पढ़ा है। और आगे हम पढ़ते हैं, इसी के आगे हम पढ़ते हैं मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस पढ़ेंगे, नहीं वो उसके लास्ट पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम वोपिंग कप डिप्थीरिया, जिसमें कहता है डीपीटी के अंदर आता है ना, डीपीटी के अंदर डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस। और इसके ये भी एक वैक्सीन आती है पेंटावेलेंट, वो भी डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और हिब, ये तीनों का प्रोसेस में तीनों एक साथ में सम्मिलित होकर अभी फिलहाल इम्यूनाइजेशन में पेंटावेलेंट चलता है। वो भी 6 वीक्स, 10 वीक और 14 वीक पे देते हैं, आईएम देते हैं, और इंट्रा मस्कुलर मतलब आईएम देते हैं, 0.5 ml देते हैं, और वो देते हैं थाई के अंदर, ऊपरी जांघ के अंदर, एंटीरियर लेटरल थाई। आपको पहले पढ़ा चुके हैं, ये जैसे थाई है, ये पट्टेला, और ये ग्रेटर ट्रोकियोटर है, तो आउटर लेयर आएगी लेटरल, इधर बच्चों में दी जाती है। वो सिर्फ 12 महीने के बच्चों में देते हैं, क्योंकि उसमें पहले क्या होता है कि पहले दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरे बॉडी में सबसे ज्यादा मसल्स इधर ही पाई जाती है, तो इसीलिए इसको थाई में दिया जाता है। 12 महीने का ऊपर होता है, फिर थाई की देने की जरूरत नहीं है, आईएम डेल्टॉइड भी दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये जो है 5 to 6 ईयर हमने देखा है, तो इसके अंदर हमेशा आईएम है वो डेल्टॉइड या ग्लूटियल मसल्स में देते हैं। और बाकी इससे जो बिलो है, जो ये 16 से 24 मंथ है, ये भी थाई में दी जाती है, लेकिन मोस्टली ये एक ही है जो थाई में दी जाती है 12 महीने के बाद। बाकी सभी पहले वाली है, वो टोटली हम क्या देते हैं, थाई के अंदर ही देते हैं 12 महीने से पहले आईएम के लिए, मसल सबसे ज्यादा उधर ही होती है। हम आगे बढ़ते हैं, वोपिंग कप। डिप्थीरिया पूरा किया है, और डिप्थीरिया के बाद अगली डिजीज कंडीशन है, बीमारी है, वो है वोपिंग कप, पर्ट्यूसिस, काली खांसी। और इसका रोग कारक क्या है, बोर्डेटला पर्ट्यूसिस है। और इसके एज ग्रुप कौन सा, 1 से 5 साल तक बच्चों में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। उसमें से भी देखा तो 1 साल तक बहुत ज्यादा होता है। और फिर उसके बाद होता है ट्रांसमिशन, फैलता कैसे, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ही डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट सीधे ही मिलते हैं, तो उसमें ड्रॉपलेट का भी चांसेस ज्यादा रहता है, क्योंकि उस एज में क्या होता है कि वो या प्री स्कूलर एज माने तो स्कूल के टाइम या कहीं पे हो, तो उसको खांसी, छींके और बहुत ज्यादा आती है, तो उसके साथ में यदि हम डायरेक्टली मिल रहे हैं, तो उसमें ड्रॉपलेट से द्वारा फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो इसके लिए हमको उसको आइसोलेशन भी रखना पड़ सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है 7 से 14 दिन होता है, कहीं पर 3 सप्ताह भी लिखा आता है, तो आपको सप्ताह में पूछे तो 3 सप्ताह देखना है, नहीं तो आपको 7 से 14 दिन देखना है। तो इस तरह से ये हुआ। और इनके लक्षण क्या आएगा, और लक्षण 2 टाइप में आएगा, कैटारल स्टेज और पैरोक्सिमल स्टेज। कैटारल स्टेज में क्या होता है, लगभग ये 10 दिन तक चलती है, और उसमें नॉर्मल आते हैं, आंखों से पानी आना है और छींकना है, जो खांसी जुकाम है, कोरजा वर्ड है तो देखना, और भूख कम लगना, ये इनके स्टेज चलता रहता है। और दूसरा आता है आपका पैरोक्सिमल स्टेज। ये स्टेज क्या होता है, ये कम से कम 2 से 4 सप्ताह तक चलती है, और ये 2 से 4 सप्ताह तक चलती है, तो उसके अंदर लगातार क्या आती है, खांसी आती है लगातार, और बहुत गहरी खांसी आती है, और फिर उसमें सूखी और उच्च स्वर में आती है। मेडिकल टर्म बोले तो हाई पिच साउंड आती है, इसके अंदर हाई पिच साउंड से इसको पूरा खांसी आता है, कफ होता है। और इस तरह से 2 स्टेज हमने पढ़ी। और फिर हमने पढ़ा कि इसका बचाव क्या है। बचाव के अंदर हमने डीपीटी, पेंटावेलेंट देखा है, दोनों वैक्सीन आती है। डीपीटी आपको पता है 6, 10 और 14 वीक के अंदर इसको दिया जाता है, और उसको पेंटावेलेंट के अंदर भी साथ में देते हैं। पेंटावेलेंट में कौन सी आती है, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा बी, तो इसके अंदर पेंटावेलेंट में भी देते हैं। और इसको बूस्टर डोज फर्स्ट 16 से 24 वीक में देते हैं, और फर्स्ट बूस्टर सेकंड 5 से 6 साल की उम्र में हम देते हैं,
कितना ml देते हैं, कितनी डोज कहाँ पर देते हैं, वो हमने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में पढ़ा है। तो हमने इतना आज पढ़ा है। तो पहले हमने मम्स पूरा किया, डिप्थीरिया पूरा किया, वो कब किया, और अगली डिजीज कंडीशन बीमारी हम पढ़ते हैं मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस, वो हम आगे देखते हैं। मेनिंजाइटिस इसका रोग कारक होता है, निजीरिया मेनिंगिटिडिस होता है इसका रोग कारक, और इसका एज ग्रुप होता है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है किसमें, 3 से 12 महीने के बच्चों में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। 3 से 12 महीने के बच्चों में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। ये पूरा अलग है, तो किसी का अलग अलग है, किसी का सेम है, तो वो आपको अलग से याद करना है। जैसे किसी में 1 से 5 साल है, किसी में 5 से 9 साल है, तो किसी अभी इसमें है 3 से 12 महीने के अंदर। और आगे हम पढ़ते हैं ट्रांसमिशन, फैलता कैसे है, वो भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। और प्रवेश पोर्टल, प्रवेश किससे करता है, सबसे में जो श्वसन से संक्रमण पढ़ रहे हैं अभी, जो ये सभी बीमारियां रेस्पिरेटरी श्वसन के द्वारा फैलती है, तो उसमें हम श्वसन मार्ग आएगा, सबके अंदर कोई बदलाव नहीं है। और इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 से 4 दिन के बीच में। इंक्यूबेशन पीरियड किसको बोलते हैं, आपको पता ही है कि वायरस के प्रवेश से लेकर के जहां से लक्षण प्रकट होते हैं बॉडी में, शरीर में, वहां तक के समय को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। वो 3 से 4 दिन होता है, और कहीं कहीं पर आपको 2 से 10 दिन भी मिलता है। तो मोस्टली आपको 3 से 4 दिन ही सिलेक्ट करना है। और इसका लक्षण क्या आता है, सबसे पहले लक्षण इसमें सिर दर्द और बुखार बहुत ज्यादा तेज आता है, और गर्दन के लिए अकड़न आती है। अकड़ना, गर्दन क्या अकड़ जाती है, मतलब टाइट हो जाती है, और उल्टियां बहुत ज्यादा होती है, नोजिया, जी मचलना, नोजिया बोले तो उल्टी का जैसा लगना। और फोटोफोबिया, फोटोफोबिया क्या होता है कि जब भी हम प्रकाश के, तेज प्रकाश के सामने जाते हैं तो अपनी आंखें खुलने में असमर्थ होती है, मतलब खुल नहीं पाती, थोड़ी खुलती है, आंखें बंद होने के चांसेस रहते हैं, और सिर दर्द जैसा भी महसूस होता है। तो इसमें क्या होता है कि फोटोफोबिया भी होता है, जो प्रकाश में जाने पर हमको कुछ असमर्थता महसूस होना आंखें खोलने के लिए, तो यह है फोटोफोबिया। और उसके बाद में क्या होता है, 24 या 48 घंटे के शुरुआती दौर में क्या होता है, 5 से 6% बच्चों के अंदर बहुत ही घातक होता है। और 5 से सिर्फ 24 से 48 घंटे के अंदर क्या सबसे ज्यादा घातक 5 से 6% बच्चों में होता है। और इसमें 95% बच्चों में 95% बच्चों में बचाव के चांस बहुत ज्यादा है। 95% बच्चे इसमें रिकवर हो जाते हैं। और अगला हम पढ़ते हैं इसके बचाव क्या है। बचाव देखते हैं, बचाव में क्या होता है, मेनिंजियोकोकल शिगुम कंजुगेटेड टीका आता है। एक तो आता है मेनिंजियोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन आती है, जो क्या करती है, 2 तरह की आती है। एक तो केवल मेनिंजाइटिस के लिए आती है, और दूसरा 1-2 कॉमन आती है, ये मोनोवैलेंट बोल सकते हैं। और एक दूसरा आता है उसके साथ में आता है कौन सा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, आप भाई ही बोलते हैं ना, HIV हिब, इसमें दोनों में ही ये काम में ली जा सकती है। मेनिंजियोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन आती है, जो क्या करती है, बच्चों में दी जाती है, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का भी साथ में होता है। दूसरा इसमें आता है कि हम देते हैं कैसे, IM इंजेक्शन देते हैं, इंट्रा मस्कुलर डेल्टोइड मसल्स के अंदर देते हैं। डेल्टोइड मसल बोले तो ये डेल्टोइड मसल्स है, तो इससे इसमें हम क्या करते हैं, इनकी टीका IM देते हैं, इंट्रा मस्कुलर मसल में देते हैं। और फिर इसका अंदर क्या होता है कि इसको स्टोरेज रखा जाता है, इनमें स्टोरेज रखा जाता है, इसको भी सेम स्टोरेज है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में आएगा, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में इसको भी स्टोर किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। और आगे हम देखते हैं कि यदि मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस हो गया है, ये तो है पहले बचाव के लिए बच्चे के, यदि हो गया है तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि उस टाइम हम करते हैं जो अपना पेनिसिलिन, इसका ड्रग ऑफ चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस मतलब सबसे पसंदीदा इसमें दवाई कौन सी है, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, ये भी पेनिसिलिन, पेनिसिलिन हो जाता तो उसको हम ड्रग ऑफ चॉइस में क्या देते हैं, पेनिसिलिन दिया जाता है, ड्रग ऑफ चॉइस। ये भी सवाल आपको कई बार आ चुके हैं, तो आपको पूछा जाएगा कि मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस के अंदर कौन सा ड्रग दी जाती है, तो सबसे बेस्ट ड्रग कौन सी है, पेनिसिलिन। ठीक है, तो हमें आज ये पढ़ा है मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस, इसका रोग का निसेरिया
निसीरिया मेनिनजिटिडिस होता है और एज ग्रुप 3 से 12 होता है। ड्रॉपलेट के द्वारा फैलता है। इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 4 दिन है। लक्षण शीत दर्द, बुखार और गर्दन में अकड़न बहुत ज्यादा होती है। मोस्ट कॉमनली इसका ये लक्षण एग्जाम कई बार आ चुका है। और नेक्स्ट है उसके सबसे ज्यादा घातक कौन से 24 से 12 घंटे 48 घंटे होते हैं, वो सिर्फ 5 और 6% में होते हैं और 95% बच्चे रिकवर इसमें हो जाते हैं। और इसके अंदर जो वैक्सीन लगती है मेनिंजोकोकल कंजुगेटेड टीका लगता है, वो 2 बीमारी का साथ में लगता है, एक मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में और दूसरा आता है अपना हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अंदर देते हैं। आईएम देते हैं, डेल्टोइड देते हैं, स्टोरेज 2 से 8 डिग्री पर रखते हैं और सेल्सियस पे रखते हैं। और इसके ड्रग ऑफ, यदि इसको मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस हो जाता है तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है अपनी पेनिसिलिन, तो ये हम देते हैं। और 4 डिजीज हमने आज पढ़ी है, मम्स, डिप्थीरिया, वोपिंग कफ, काली खांसी और मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। आज हम इतने ही पढ़ते हैं और अगले चरण में हम पढ़ेंगे और इसकी रेस्पिरेटरी की अभी डिजीज कंडीशन, बाकी श्वसन तंत्र की, और उसको आगे हम पढ़ते जाएंगे। और आपको नोट्स चाहिए, नहीं तो यही आप साथ साथ में लिखते जाओ। यदि नोट्स चाहिए तो आप स्पेशली मैसेज कर देना। ठीक है, धन्यवाद।